नमस्कार दोस्तों, नमन प्रणाम। खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। टारगेट ईओ, आरओ, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, कॉलेज लेक्चरर, बीएसटीसी, पीटीईटी आदि जो एग्जाम है, राजस्थान एलडीसी, हाई कोर्ट, सूचना सहायक आदि भर्तियों को हम टारगेट लेकर के, विशेषकर ईओ और आरओ के वर्तमान करंट जीके को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और राजस्थान की भर्तियों के अंदर है जो राज्य स्तरीय करंट जीके पूछा जाता है, उसमें राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व, राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व। शिक्षक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन आया था लोकगीत का, और वो क्वेश्चन आया था हरजस। हमने हमारे पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर केवल 5 ही लोकगीत मैंने गा करके बताए थे आपको। 5 लोकगीतों में से एक हरजस लोकगीत शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी के फर्स्ट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, हमारे अनुभव के जो पिटारे से हमने निकाला, एक लोकगीत आपको दिया। एसएसटी के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, एक ही वीडियो में से 7 क्वेश्चन आए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैंने अभी तक 5 ही लोकगीत दे रखे हैं, और 5 लोकगीत आप वहां की तारीख देख करके, दिनांक देख करके, डेट देख करके पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सी डेट को गाया था और कब शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी एग्जाम हुआ था। तो हमारा तजुर्बा देखिए, हमारी अनुभव की पाठशाला से जो पिटारे से हमने एक क्वेश्चन दागा, वो देखिए कि हमारे कितने हम खरे उतरे हैं। 5 लोकगीत गाए, गा करके बताए, उसमें से एक हरजस लोकगीत आया। प्रोबेबिलिटी हमारी 100 में से 20% तो आप कह ही सकते हैं। तो ये अभी हम एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का हम पोस्टमार्टम करेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। करंट जीके से हम कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगती है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस करंट जीके का बेस स्टैटिक जीके कैसे हो सकता है, उसका हम व्याख्या रूप में बताएंगे। हमारा पहला पर्सनालिटी का जो क्वेश्चन है, चर्चित व्यक्तित्व का जो क्वेश्चन है करंट में, कैप्टन शिवा, ठाकुर तेज सिंह बागावास, पीएच जेतावास, भूमिका शुक्ला, डॉक्टर मनोज चौधरी, भैरू सिंह राठौड़, वैभव गहलोत, अशोक चांदना। एक एक का हम विश्लेषण करते हैं। पहली बात हम जिनका विश्लेषण करते हैं वो है कैप्टन शिवा। कैप्टन शिवा, कैप्टन शिवा, कैप्टन शिवा आदि दुनिया का नेतृत्व करने वाली वो गौरवशाली भारतवर्ष की बेटी है, भारत माता की बेटी है, जो आज सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात है। भारत की प्रथम लेडी ऑफिसर जो सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात हुई और 100 दिन का टेन्योर पूरा किया। 100 दिन का उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, वहां रहना क्यों कठिन है, आखिर सियाचिन ग्लेशियर की क्या हमारे भू राजनीति में भूमिका है, आइए उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं। ये हमारा इंडिया, ये हमारा जम्मू कश्मीर का भाग, ये ऐसे जम्मू कश्मीर का भाग है, ये लेह लद्दाख का भाग है, और ये इस प्रकार यहां एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। जब पर्वत श्रृंखला की पार आई काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों पर्वत श्रृंखला हिमालय से पहले बनी है। इसका निर्माण काल हिमालय से पूर्व काल है। इसका निर्माण काल हिमालय से पूर्व काल है। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला में यहां एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर हिम नदी होती है, उसे हिमानी कहते हैं, उसे हिमानी कहते हैं। किसी पहाड़ पे, पर्वत पे, चोटी पे अत्यधिक यदि बर्फ की बरसात होती है, बर्फ जम जाती है और धीरे धीरे बर्फ ढलान की तरफ खिसकती है, और धीरे धीरे बर्फ है वो
आगे खिसकती है और हिमानी के रूप में बहती है, वो ग्लेशियर कहलाता है। हिम की नदी, बर्फ की नदी हिमानी ग्लेशियर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे खूब सारे लंबे लंबे ग्लेशियर है, लेकिन ताजिकिस्तान का, हमारे भारत के उत्तर में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये देश है। इन देशों में एक देश है ताजिकिस्तान, उस देश का नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का एक ग्लेशियर है, उसका नाम है फेनचेको। क्या नाम है? फेनचेको। फेनचेको विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एक सपाट है और एक चोटी के ऊपर है, और यहां जो पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे एक पर्वत चोटी पड़ती है जिसे कहते हैं K2, यहां इसका दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। K2 गोडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गोडविन ऑस्टिन। ये 8,611 मीटर ऊंची है और ये वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे सियाचिन ग्लेशियर के पास से चीन और पाकिस्तान को राजमार्ग गुजरता है। इस राजमार्ग को कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। क्या कहा जाता है? सीपैक। इसी सीपैक को वन बेल्ट वन रोड के नाम से चीन पुकारता है। चीन ने विश्व के खूब सारे देशों को यूरोप से और अफ्रीका से मिलने के लिए इस प्रकार लंबी लंबी सड़कों का निर्माण किया। उसे वन बेल्ट वन रोड या उसे रेशम मार्ग के नाम से पुकार करके वो विश्व में इन्वेस्ट कर रहा है और विश्व को सड़क मार्गों से जोड़ रहा है। तो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास से गुजरता है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान से भारत ने खाली करवाया था और वर्तमान में ये भारत के अधिकृत है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। वे वर्तमान में प्रतिदिन वहां एवरेज औसत जो तापमान है वो -21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ऐसे -21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में हड्डियों को गला देने वाली, हार्ड मास को गला देने वाली ठंड में भी हमारी कैप्टन शिवा हमारी रक्षा कर रही है। चीन की आंखों में आंख डाल करके, पाकिस्तान की आंखों में आंख डाल करके आज हम महफूज है यहां, तो वो भी कैप्टन शिवा का योगदान है कि हम महफूज है। वो इस प्रकार भारत की पहली लेडी आर्मी ऑफिसर है जो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर 100 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया और वर्तमान में वहां तैनात है। वो है कैप्टन शिवा। कैप्टन शिवा के बाद में आगे बढ़ते हैं ठाकुर तेजा सिंह बाघावास। ठाकुर तेजा सिंह बाघावास, देखो ठाकुर तेजा सिंह बाघावास के बारे में क्यों सुर्खियों में रहे उसकी बात करते हैं कि ठाकुर तेज सिंह बाघावास में ऐसा क्या है। देखो, ठाकुर तेज सिंह बाघावास का हाल ही निधन हो गया। ठाकुर तेज सिंह बाघावास का हाल ही निधन हो गया और ये 98 साल करके होकर के ऑफ हो गए और ये जयपुर के रहने वाले थे। 98 वर्ष के थे, 98 वर्ष के थे। और ठाकुर तेज सिंह बाघावास राजस्थान विधानसभा, जो राजस्थान विधानसभा प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे हैं, प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आजादी के बाद में जब प्रथम विधानसभा चुनी गई उस समय ये प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे और राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े थे। कौन से लड़े थे? राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े थे। राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े थे। और कहां से लड़े?
आमेर ए से लड़े, आमेर ए से चुनाव जीते, आमेर ए से चुनाव जीते, आमेर ए से चुनाव जीते। और उनकी पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद थी। राम राज्य परिषद उस समय प्रमुख विपक्षी दल था। देखो, प्रथम जब आम चुनाव की बात करें, प्रथम आम चुनाव कब हुए? बड़े धैर्य के साथ में, गंभीरता के साथ में, समय सो लगता, लेकिन आपके दिलो दिमाग और मस्तिष्क पर अभिलेख की भांति अभिलेखित हो जानी चाहिए ये क्लास। तो प्रथम आम चुनाव और विधानसभा कब से कब थी? 1952 से 1957 थी। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 4 जनवरी को प्रारंभ हुए और कब तक चले? 24 जनवरी 1952 तक चले। 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 में चुनाव हुए। कितने दिन चुनाव हुए? 11 दिन मतदान हुआ। 11 दिन मतदान। कितने दिन? 11 दिन मतदान। 11 दिन मतदान हुआ। जब मतदान हो ही रहा था तो 18 जनवरी को मतगणना भी शुरू हो गई। 18 जनवरी से 15 फरवरी तक मतगणना हुई। फरवरी तक मतगणना हुई। हर विधानसभा क्षेत्र को द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। द्विसदस्यीय विधानसभा का मतलब था कि हर सदस्य 2 जगह से चुनाव लड़ सकता था। इस प्रकार द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र में बांटा गया। टोटल जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वो 616 थे। 616 चुनाव प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने उस समय सीटें टोटल थी 160 सीटें थी विधानसभा की। कितने सीटें थी? 160 विधानसभा की सीटें थी। अजमेर एक अलग सभा थी, उसे धारावर्ष कहा जाता है, धारासभा कहा जाता है। अजमेर की विधानसभा को धारासभा कहा जाता था। उसकी 30 सीटें अलग थी, वो राजस्थान में शामिल नहीं था। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। तब तक धारासभा एक अलग विधानसभा के रूप में कार्य कर रही थी। 160 सीटों में से कांग्रेस ने 82 सीटें जीती। कितनी? 82 सीटें जीती। दूसरा सबसे विपक्षी दल, बड़ी ताजुब की बात है, दूसरा विपक्षी दल ने आज का बीजेपी था, ने जनसंघ था। दूसरा विपक्षी दल कौन था? राम राज्य परिषद थी। राम राज्य परिषद की कुल 24 सीटें आई थी। कितनी आई थी? राम राज्य परिषद की कुल 24 सीटें आई थी। उस समय सबसे प्रमुख दल था वो राम राज्य परिषद था और ठाकुर तेज सिंह बाघावास आमेर ए से राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े थे। इस प्रकार आज 98 वर्ष के होकर के उनका देहांत हो गया। राम राज्य परिषद की 24 सीटें, भारतीय जनसंघ की 8 सीटें। तीसरा बड़ा दल था वो भारतीय जनसंघ, जिसे आज हम बीजेपी कहते हैं। भारतीय जनसंघ की 8 सीटें थी। कितनी थी? 8 सीटें थी। फिर एक था कृषिकार, एक पार्टी थी, उसका नाम था कृषिकार लोक पार्टी। कृषिकार लोक पार्टी की 7 सीटें थी। कितनी थी? 7 सीटें। कृषिकार लोक पार्टी की 7 सीटें थी। हिंदू महासभा की 2 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 सीटें थी। एक पार्टी और थी, उसका नाम था कृषक मजदूर पार्टी, उसकी 1 सीटें थी। कृषक मजदूर पार्टी की 1 सीटें थी और निर्दलीय 35 थे। टोटल निर्दलीय कितने थे? 35 थे। इस प्रकार देखो 616 सीटों पर चुनाव हुआ। हर द्विसदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 160 सीटों में से 82 सीटें कांग्रेस ने जीती। दूसरा विपक्षी दल राम राज्य परिषद था, जिसने 24 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें जीती, ये तीसरा बड़ा दल था। चौथा बड़ा दल कृषिकार लोक पार्टी था, 7 सीटें जीती। पांचवा बड़ा दल हिंदू महासभा थी, जिसने 2 सीटें जीती। और छठा सबसे बड़ा दल कृषक मजदूर पार्टी था, जिसने 1 सीटें जीती। निर्दलीयों की संख्या 35 थी। कितनी थी? 35 थी। प्रथम आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुआ। कुल 11 दिन मतदान चला। 18 जनवरी से मतगणना प्रारंभ हो गई और 15 फरवरी को मतगणना खत्म हुई। इस प्रकार 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ?
प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। थोड़े नेताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज के नेता जिस प्रकार जुत्तम बाजार करते हैं, उस समय भी ऐसे नेता अपनी अपनी पार्टी के अंदर जुत्तम बाजार करते थे। उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि प्रथम आम चुनाव जो 1952 में 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 के मध्य 11 मतदान दिवसों के रूप में हुआ। उस समय क्या क्या हुआ देखो, हर नेता 2 जगह से चुनाव लड़ा। कितने जगह से? 2 चुनाव। बड़े बड़े दिग्गज हार गए। प्रथम आम चुनाव देखो, प्रथम आम चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? उस समय जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लड़ा गया। मुख्यमंत्री कौन था? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लड़ा गया। जयनारायण व्यास जोधपुर बी से लड़े थे, जोधपुर बी से, और इधर पड़ता है जालोर ए से लड़े थे, और दोनों जगह से चुनाव हार गए। जयनारायण व्यास 2 जगह से लड़े थे, जालोर ए से और जोधपुर बी से, और दोनों जगह से, जबकि जयनारायण व्यास के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और व्यास पूरी तरह हारे। तो जयनारायण व्यास हारे तो उनकी खींच अभी तक मौजूद थी। अब भोगीलाल पंड्या जीत गए थे, जिसे बागड़ का गादी कहा जाता है। भोगीलाल पंड्या जीत गए थे। इधर थे सिरोही से गोकुलभाई भट्ट चुनाव हार गए। गोकुलभाई भट्ट जब चुनाव हार गए तो ये हमेशा सर्वोदय के लिए, सभी के उद्देश्य के लिए समर्पित होकर के इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। हीरालाल शास्त्री चुनाव लड़े नहीं। हीरालाल शास्त्री चुनाव लड़े नहीं। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोकुलभाई भट्ट, ये चुनाव हार गए। अब बात रही माणिक्यलाल वर्मा उस समय जो चुनाव लड़े थे वो थे चित्तौड़ से चुनाव लड़े थे। जो सीपी जोशी वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष बने हैं वो चित्तौड़गढ़ से हैं। चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़े, और कौन? माणिक्यलाल वर्मा यहां से चुनाव लड़े और माणिक्यलाल वर्मा चुनाव हार गए। तब इन्होंने टोंक से लोकसभा उपचुनाव लड़ा। लोकसभा उपचुनाव से टोंक से जीत गए। जीत करके ये लोकसभा में चले गए। अब देखो, जब इस प्रकार बड़े बड़े नेता हार गए, तब एक व्यक्ति था टीकाराम पालीवाल। कौन व्यक्ति था? टीकाराम पालीवाल 2 जगह से चुनाव लड़े। एक जगह से वो लड़े, वो थे महुआ से भी जीत गए। एक वो लड़े थे, वो थे मलार नाचौड़, वहां से भी चुनाव जीत गए। इस प्रकार टीकाराम पालीवाल एक कमजोर नेता था, लेकिन निर्विवाद रूप से जब राजस्थान विधानसभा का 23 फरवरी 1952 को गठन हुआ और लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव 3 मार्च को हुआ। 3 मार्च 1952 को जब लोकतांत्रिक सरकार पहली बनी, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी। उस समय टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। किस्मत थे उनके, टीकाराम पालीवाल सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी थे, और 3 मार्च 1952 को प्रथम लोकतांत्रिक जो सरकार बनी, उनके निर्वाचित सीएम बने टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल जब सीएम बने तो उनके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसमें था भोगीलाल पंड्या थे उस समय। इनके अलावा मोहनलाल सुकाड़िया उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। रामकरण जोशी उनके मंत्रिमंडल में थे। रामकिशोर व्यास उनके मंत्रिमंडल में थे। मोहनलाल सुकाड़िया उनके मंत्रिमंडल में थे, और नाथूराम मिर्दा उनके निर्वाचन में थे।
नाथूराम मिर्जा, अमृतलाल यादव मास्टर। नाथूराम मिर्जा कौन थे? नाथूराम मिर्जा। नाथूराम मिर्जा उनके मंत्रिमंडल में थे। नाथूराम मिर्जा। अमृतलाल यादव इनके मंत्रिमंडल में थे। अमृतलाल यादव। इनके अलावा, अमृतलाल यादव के अलावा मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ इनके मंत्रिमंडल में थे। इस प्रकार टीकाराम पालीवाल ने भोगीलाल पंड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, रामकरण जोशी, रामकिशोर व्यास, नाथूराम मिर्जा, अमृतलाल यादव, मास्टर भोलेनाथ, इनके नेतृत्व में टीकाराम पालीवाल ने अपने नेतृत्व में इनके मंत्रिमंडल का गठन किया और इस प्रकार टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जब 3 मार्च 1952 को प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तब अब बैठक बुलाई गई और प्रथम विधानसभा की जो बैठक बुलाई गई वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में बुलाई गई। कहां बुलाई गई? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में, जिसे पुरानी विधानसभा कहते हैं। सवाई मानसिंह टाउन हॉल, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में 29 मार्च, कब बनी? 29 मार्च 1952 को प्रथम बैठक, विधानसभा की प्रथम बैठक। देखो, विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952, प्रथम विधानसभा की बैठक 29 मार्च 1952 को प्रथम बैठक हुई और टीकाराम पालीवाल है निर्विवाद उस समय मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगस्त के महीने आते आते किशनगढ़ से एक विधायक थे जिनका नाम था चांदमल मेहता। चांदमल मेहता और जयनारायण व्यास ने वहां से सीट खाली करा दी, जयनारायण व्यास। और अगस्त 1952 में यहां से ये अगस्त 1952 में किशनगढ़ से जीत गए। कहां से जीते? किशनगढ़ से जीते। जब किशनगढ़ से जीत गए तब इन्होंने कांग्रेसियों पे दबाव बनाया और टीकाराम पालीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। टीकाराम पालीवाल ने जब इस्तीफा दिया तब था 31 अक्टूबर 1952 को इस्तीफा दे दिया। 31 अक्टूबर 1952 को इस्तीफा दे दिया तो 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। जयनारायण व्यास दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, सेकंड निर्वाचित सीएम बने। टीकाराम पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। जो आज तक हमारे सचिन पायलट थे, उप मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल पहले सीएम थे, जयनारायण व्यास जब सीएम बन गए तो टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री। अब क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया का उस समय कोई वजूद नहीं था, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास के, आज के सचिन पायलट की भांति, अशोक गहलोत के जैसे नाक में दम कर रखा है, ऐसे ही मोहनलाल सुखाड़िया ने नाक में दम करना शुरू किया जयनारायण व्यास के। और कहते हैं कि 6 नवंबर 1954 को, 2 साल बाद में 6 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल को ललकारा और बैठक बुलाई कांग्रेसियों की। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक के अंदर जब हाथ खड़े करवाए गए तब 8 विधायकों ने मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में ज्यादा मतदान किया और 8 मतों से जयनारायण व्यास है वो चुनाव हार गए। तो नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया ने बनाया। इस प्रकार जब हमारी बात आई ठाकुर तेज सिंह बाघावास की, ठाकुर तेज सिंह बाघावास राजस्थान की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। आमेर ए से चुनाव लड़े, राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े। राम राज्य परिषद की उस समय 24 सीटें आई जो प्रमुख विपक्षी दल था और कांग्रेस की 82 सीटें आई। टोटल राजस्थान में 180 सीटें थी। राम राज्य परिषद की 24 सीटें, कांग्रेस की 82 सीटें, सर्वाधिक कांग्रेस की, दूसरे नंबर राम राज्य परिषद की
सीटें थी और तीसरे नंबर पे जो सीटें थी वो भारतीय जनसंघ की 8 सीटें थी और चौथे नंबर पे जो सीटें थी कर शिकार लोक पार्टी उसकी 7 सीटें थी और हिंदू महासभा की 2 सीटें थी, कर्षक मजदूर पार्टी की 1 सीट थी और निर्दलीय की 35 सीटें थी और 20 सदस्यीय चुनाव लड़े गए। जयनारायण व्यास जोधपुर बी से और जालोर ए से खड़े हुए लेकिन दोनों से चुनाव हार गए। भोगीलाल पंड्या चुनाव जरूर जीते। माणिक्यलाल वर्मा लोकसभा चुनाव हार गए थे चित्तौड़गढ़ से लेकिन टोंक से उपचुनाव जीत करके माणिक्यलाल वर्मा है वो दिल्ली चले गए। इस प्रकार संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हीरालाल शास्त्री ने पलायन कर लिया। उस समय कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। तो इस प्रकार बड़ा बड़ा हमारा प्रथम जो चुनाव हुए वो 4 से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए। 11 दिन मतदान हुआ। 18 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य मतगणना हुई और 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन किया गया। प्रथम राजस्थान की विधानसभा का गठन हुआ। 3 मार्च 1952 को प्रथम निर्वाचित सरकार बनी और 29 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा की बैठक जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में रखी गई। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। फिर नवंबर 1952 में दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बने। जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ से चांदमल मेहता को इस्तीफा देकर के उपचुनाव करवाया। तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने और इस प्रकार मोहनलाल सुखाड़िया ने कांग्रेसियों से हाथ खड़ा करवा करके अपने पक्ष में मतदान करवाया और इस प्रकार तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने जो बाद में लंबे समय तक मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। तो इस प्रकार की जो तेजा सिंह से जो बात निकली थी उसका हमने विश्लेषण किया। अब देखो आगे बात करते हैं हम पीएच जेतावास। पीएच जेतावास पाली के हैं। कहां के हैं? पाली के हैं। पाली के हैं पीएच जेतावास। पीएस जेतावास। देखो पीएच जेतावास ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो क्या रिकॉर्ड था? ये पाली से थे और जब कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर लाल किले से जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर वहां तक जो परेड होती है उस कर्तव्य पथ पर जो हमारी वायुसेना है उस वायुसेना के स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स पहली बार वहां नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे पीएच जेतावास। पीएच जेतावास ने गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया। जो स्क्वाड्रन लीडर पीएच जेतावास ने गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व करने वाले पाली के पहले व्यक्ति है पीएच जेतावास, जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिसने गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर पीएच जेतावास ने किया और वो भी कर्तव्य पथ पर। और उसका नया नामकरण मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ पर रख दिया। जो राजपथ कभी कहलाता था अभी कर्तव्य पथ कहलाता है। भूमिका शुक्ला जयपुर की रहने वाली है और ये भारत की रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी है। किसकी है? भारत की रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी है। भारत की रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी है। राजस्थान से 3 लड़के और 1 लड़की भारतीय रग्बी फुटबॉल में शामिल है। भारतीय रग्बी फुटबॉल में शामिल है। भारतीय रग्बी फुटबॉल रजत जीत के आई। रजत जीत कर आई। भारतीय रग्बी फुटबॉल में भूमिका शुक्ला कौन है? भूमिका शुक्ला और कहां से है? जयपुर से। ये रग्बी फुटबॉल में शामिल है। राजस्थान की महिला एकमात्र महिला खिलाड़ी है। अब बात आती है डॉक्टर मनोज चौधरी। मनोज चौधरी बाड़मेर के हैं। डॉक्टर मनोज चौधरी कहां के हैं? डॉक्टर मनोज चौधरी बाड़मेर के हैं और इनकी उपलब्धि यह है कि डॉक्टर मनोज चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें क्या बनाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के उपकुलपति नियुक्त किए हैं। किसको? डॉक्टर मनोज चौधरी को। डॉक्टर मनोज चौधरी बाड़मेर के हैं और इन्हें गतिशील विश्वविद्यालय वडोदरा के उपकुलपति हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। आगे आते हैं भैरों सिंह राठौड़। भैरों सिंह राठौड़ एक वो योद्धा है जिसने लोंगेवाला जो हमारी पोस्ट है वहां
1971 का युद्ध लड़ा। भारत पाकिस्तान के मध्य लोंगेवाला एक चौकी है जो बीएसएफ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा राजस्थान में यहां पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर से हम जब तनोट मंदिर से आगे जाते हैं, तनोट राय का जो मंदिर है, जो सेना की देवी कहलाती है, क्या कहलाती है? सेना देवी कहलाती है। यहां सैनिक पूजा करते हैं। 1971 के युद्ध में छोड़े गए पाकिस्तान द्वारा बम आज भी तनोट माता के मंदिर में पड़ते हैं और तनोट माता मंदिर में रुमाल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे रुमाल वाली देवी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? रुमाल वाली देवी। इसे सेना की देवी कहते हैं, इसे सेना की देवी कहा जाता है। 1971 में जो बम फोड़े थे पाकिस्तान ने, वो फूटे नहीं थे। जब हम आगे जाते हैं तो भारत पाकिस्तान की एक चौकी आती है, लोंगेवाला चौकी। लोंगेवाला पोस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। लोंगेवाला पोस्ट पे एक व्यक्ति तैनात थे, उनका नाम था भैरू सिंह राठौड़। भैरू सिंह राठौड़ ने 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। वो थे भैरू सिंह राठौड़। भैरू सिंह राठौड़ को लिखा जाता है, भैरू सिंह राठौड़ सोलंकिया कला नाम से प्रसिद्ध है। भैरू सिंह राठौड़ सोलंकिया कला के रहने वाले थे। सोलंकिया कला इनका गांव था, इसलिए इसे सोलंकिया कला कहा जाता है। भैरू सिंह राठौड़ की बॉर्डर पिक्चर के अंदर सुनील शेट्टी ने लोंगेवाला पोस्ट पर भैरू सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई है और टैंक के नीचे बारूद भर के उड़ा करके सुनील शेट्टी हालांकि वहां शहीद हो जाते हैं, लेकिन भैरू सिंह राठौड़ वास्तविक रूप से शहीद नहीं हुए थे। वहां कहानी को बॉर्डर फिल्म में कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। उस शौर्य गाथा को, साहस को जिस रूप में दिखाया गया सुनील शेट्टी की भूमिका में, वो वही व्यक्ति थे भैरू सिंह राठौड़। भैरू सिंह राठौड़ को सेना मेडल पुरस्कार भी दिया गया था। ऐसे शौर्य और साहस के प्रतीक भैरू सिंह राठौड़ का हाल ही निधन हो गया, इसलिए ये चर्चित व्यक्तित्व में शामिल हुए। और भैरू सिंह राठौड़ का बॉर्डर फिल्म में जो दृश्य दर्शाया वो सुनील शेट्टी ने दर्शाया। संदेश आते हैं, आपने खूब सुना होगा। चंद सैनिकों ने पाकिस्तान के टैंकों को वहां धड़ाम से मार भगाया था और वहां नष्ट कर दिया था। सुबह के समय जब वायुयानों ने उड़ान भरी, तब तक भैरू सिंह राठौड़ अकेले ने, कहते हैं कि 1 दर्जन पाकिस्तान सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। रेत में दबा हुआ ऐसा भैरू सिंह राठौड़ साहस, अदम्य साहस, शौर्य का प्रतीक है। ऐसी विशाल इन्होंने जो अपना व्यक्तित्व निखार करके और भारत देश की रक्षा करने में जो इनका योगदान है वो अमूल्य योगदान है। और लोंगेवाला पोस्ट को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भैरू सिंह राठौड़ ने दर्शाई थी। और वो सोलंकिया कला गांव के कारण भैरू सिंह राठौड़ सोलंकिया कला के नाम से प्रसिद्ध थे। बात आती है वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत जोधपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े थे और गजेंद्र सिंह के सामने लोकसभा चुनाव लड़े थे। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल संसाधन मंत्री है केंद्र सरकार में। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे, लेकिन वैभव गहलोत वर्तमान में सुर्खियों में इसलिए हैं कि ये आरसीए के 2 बार चुनाव जीते। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान ये अध्यक्ष है और सबसे बड़ी बात है ये दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। इससे पहले इनके सामने रामेश्वर लाल डूडी जी जो प्रतिपक्ष के नेता थे पहले, और उसके बाद में आरसीए चुनाव वैभव गहलोत के सामने लड़े, तब इनके बीच में कांटे की टक्कर रही थी। उस समय आरसीए संरक्षण जो करता थे वो सीपी जोशी थे और सीपी जोशी अशोक गहलोत के खास थे, इसलिए सीएम के बेटे होने के कारण वैभव गहलोत का साथ दिया सीपी जोशी ने, नहीं तो श्रीमान रामेश्वर लाल जी जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता है वो चुनाव जीतते। तो प्रथम चुनाव के अंदर आरसीए के अंदर रामेश्वर लाल डूडी को इन्होंने पराजित किया और वैभव गहलोत दूसरी बार निर्विरोध चुने गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। सबसे ज्यादा इनका व्यक्तित्व चर्चित इसलिए रहा कि वैभव गहलोत ने हाल ही ये घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग की भांति राजस्थान प्रीमियर लीग हर शहर में आयोजित करवाई जाएगी। और इनके आरसीए अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम और बरकुतला खां स्टेडियम जोधपुर में आईपीएल मैच भी होने लगे और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी
होने लगे। तो इस प्रकार वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष बनकर के, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे या तीसरे स्थान पर चौंप गांव जयपुर में जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा प्राप्त है, वो चौंप गांव में बन रहा है। तो इस प्रकार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, वो बनेगा चौंप गांव में, और वो कौन बना रहे हैं? वैभव गहलोत जी बना रहे हैं। इस प्रकार ये सुर्खियों में रहे। अशोक जी चांदना हिंडोली से चुनाव जीत करके आते हैं, हिंडोली बूंदी से। आप हिंडोली बूंदी के रहने वाले थे और आप यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष है। तो हिंडोली बूंदी से चुनाव लड़े थे और ये वर्तमान में राजस्थान युवा एवं खेल विभाग के प्रभारी है। रोजगार कौशल उद्यमिता भी इनके हैं और सैनिक कल्याण भी इनके हिस्से। ये राजस्थान अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है। अपने जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक करवाए उनमें आपने सुर्खियां बटोरी, और वर्तमान में अशोक गहलोत जो सरकार है वो जून महीने में वापस दूसरे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मैच करवाने जा रही है, जो 29 अगस्त को खेल दिवस पे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो मैच है वो अंतिम रूप से होंगे। तो इस प्रकार अब की बार जून एंड में हमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक देखने को मिल सकता है। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक की थीम है वो हमारे खेल एवं युवा मामले मंत्री अशोक जी चांदना ने स्टार्ट करवाया था। तो इस प्रकार अशोक चांदना जो हमारे राजस्थान के युवा एवं खेल प्रभारी है, वैभव गहलोत आरसीए के प्रभारी है। भैरव सिंह राठौड़ 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पे लड़ करके अदम्य साहस का प्रतीक जो व्यक्ति था वो वर्तमान में स्वर्ग सिधार गए हैं। भैरव सिंह राठौड़, सोलंकिया कला और बॉर्डर पिक्चर के अंदर सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह राठौड़ की भूमिका अदा की है। डॉक्टर मनोज चौधरी बाड़मेर के हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के उपकुलपति माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्त किया है। भूमिका शुक्ला जयपुर की है और राजस्थान रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी के तहत ये भारतीय रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी तहत चुनी गई है और रजत पदक जीत करके इनके नेतृत्व में भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम वापस आई है। 3 राजस्थान के पुरुष खिलाड़ी है और 1 महिला खिलाड़ी है जो भारतीय रग्बी फुटबॉल में शामिल है। उनमें भूमिका शुक्ला हमारी जयपुर से प्रतिनिधित्व कर रही है। पीएच जेतावास पाली के रहने वाले पीएच जेतावास, ये स्क्वाड्रन लीडर पीएस जेतावास जो पाली के रहने वाले हैं, उन्होंने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2023 को जो वायुसेना की परेड हुई उसमें इन्होंने, और वायुसेना की स्पेशल जो गरुड़ कमांडो फोर्स थी उनका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर पीएच जेतावास ने किया, इसलिए सुर्खियों में रहे। ठाकुर तेज सिंह बागावास ये राम राज्य परिषद से चुनाव लड़े थे और आमेर ए से चुनाव लड़े और प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे और वर्तमान में 98 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, इसलिए सुर्खियों में। कैप्टन शिवा विश्व के सबसे ऊंचे ग्लेशियर, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल, विश्व के सबसे ठंडे स्थलों में से एक और विश्व के दूसरे ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा फैनचैंग तजाकिस्तान के जो ग्लेशियर के बाद विश्व का दूसरा लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर पे भारत की वो लेडी ऑफिसर है, वो सियाचिन लेडी ऑफिसर है जिन्होंने 100 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया, वो है कैप्टन शिवा। तो इस प्रकार देखो हमने एक पढ़ा कि ठाकुर है तेज सिंह बागावास आमेर ए से चुनाव लड़े थे और राम राज्य परिषद से लड़े थे। राम राज्य परिषद से उपचुनाव में बांसवाड़ा से एक यशोदा देवी चुनी गई थी 1953 में। 1953 में यशोदा देवी चुनी गई। यशोदा देवी, ये यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा विधायक है। यशोदा देवी राजस्थान विधायक है, प्रथम राजस्थान महिला विधायक, राजस्थान विधायक प्रथम महिला 1953 में उपचुनाव जीती थी और कहां से जीती? बांसवाड़ा से। तो इस प्रकार यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य यशोदा देवी है जो 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव जीती थी। तो इस प्रकार हमारा प्रथम आम चुनाव से लगा करके हमने सारा पोस्टमार्टम किया और न्यूज निकाली। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए अपने स्टेटस की शोभा और बेल आइकन दबा करके हमारी सूचना को सर्वप्रथम प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।